अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज जुमेरात है, 13 फरवरी, सन है 2020। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करूंगा। आज तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान पाकिस्तान आ रहे हैं। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की प्रपोजल्स हैं और इस तरक्की की राह में जो एक सबसे बड़ी रुकावट थी, पाकिस्तान फैटफ ग्रे लिस्ट में है। अब ये ख़बरें आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ जाएगा। अमेरिकन्स ने जो अभी ताज़ा तरीन जो वहाँ से डेवलपमेंट आई है, स्टेट डिपार्टमेंट ने जो बयान दिए हैं, उससे इस उम्मीद में इजाफ़ा हो गया कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलेगा। और ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम मैं अपनी पिछली कई वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। इसलिए अहम है निकलना कि अगर ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रहता है तो बहुत सारी जो सरमायाकारी मल्टी नेशनल्स की है, बहुत बड़ी कंपनीज़ की जो सरमायाकारी है वो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। अगर वो सरमायाकारी नहीं होगी तो रोज़गार कैसे आएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी। जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो उसमें लोग ख़र्चा करेंगे, जिससे जीडीपी में इजाफ़ा होगा, मुल्क की मईशत का पहिया चलेगा, पैसा जो है वो रोटेट होगा, सरकार को भी टैक्स मिलेगा, आवाम के मसाइल भी हल होंगे, इन्वेस्टमेंट भी होगी, रोज़गार भी चलेगा। तो सबसे बड़ी जो रुकावट है पाकिस्तान में इस वक्त सरमायाकारी की और अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने के लिए जो प्रॉब्लम एक है वो फैटफ ग्रे लिस्ट है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक पॉलिटिकल मूव है। पाकिस्तान ने बहुत इक़दामात किए हैं और अगर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस ना होती तो शायद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ना होता। लेकिन अब स्टेट डिपार्टमेंट ने जो एलिस वेलिस हैं, जो पाकिस्तान के लिए पॉइंट पर्सन है अमेरिका की, उन्होंने कहा है कि हाफिज़ सईद साहब की जो कन्विक्शन है उसने इस बात का ये इजहार है कि पाकिस्तान कमिटेड है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और टेरर फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़। और बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है पाकिस्तान की। हाफिज़ सईद साहब को जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है उन्होंने 5 साल की सज़ा सुनाई है। बहुत सारी जो प्रॉपर्टी थी उनके नाम ये कहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है उसको भी कन्फिस्केट किया है और बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं वो भी बंद किए हैं। तो इस चीज़ को सराहा गया है। अब ये दोनों चीज़ें मैं अभी इन पर बात करूँगा, ये बहुत जुड़ी हुई हैं। आपने देखा होगा रात अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर भी और ख़बरें आ रही हैं कि टर्किश एम्बेसडर के साथ कोका कोला कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर ख़ान से बातचीत की है, मुलाकात की है। और ये सारे जो डांडे हैं इसका ताल्लुक़ सरमायाकारी से है। खैर बहरहाल शुरू करते हैं तैयब एर्दोगान के दौरे से। आज वो वापस आ रहे हैं, यानी आज पाकिस्तान के दौरे पर वो पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट से भी वो ख़िताब करेंगे, पाकिस्तान में कायदीन से भी मिलेंगे, सरमायाकारी का भी डेलीगेशन उनके साथ आ रहा है। जो एक टेलीविज़न चैनल का ख्वाब देखा था इमरान खान, तैयब एर्दोगान और महातीर मोहम्मद ने, उस पर भी बात होगी। और वो बुनियादी तौर पर एक कोई टेलीविज़न चैनल का क़याम नहीं है, एक ऐसी आउटलेट बनाना है जिसमें जो इस्लाम के ऊपर जो तनकीद की जाती है, इस्लाम को दहशतगर्दी का मज़हब बना के पेश किया जाता है, इस्लाम को ये कहा जाता है कि जी ये इसमें टॉलरेंस नहीं है, जो एक गलत फेस इस्लाम का पेश किया जाता है, उस प्रोपेगेंडे का जवाब उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाएगा। उसमें टेलीविज़न भी शामिल होगा, उसमें रेडियो भी हो सकता है, उसमें और भी पब्लिकेशंस हो सकती हैं। जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनको उसमें उनकी गैदरिंग भी हो सकती है, उनको इकट्ठा करके तो वो जो एक इस्लाम के बारे में जो एक गलत तासुर दिए जाते हैं, जो इमेज ख़ास तौर पर वेस्ट जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारे मुसलमानों के दिलों में जो इज़्ज़त है, जो रिस्पेक्ट है, उसको समझने से कासर है। और समटाइम्स वो जो लोग खाके बनाते हैं, जो तौहीन आमेज़ कलमात बोलते हैं, लिखते हैं, उसको वो आज़ादी इज़हार के नाम पर वेस्ट टॉलरेट करता है। तो ये जो मीडिया आउटलेट होगी या ये जो सिस्टम होगा, जो स्कॉलर्स होंगे अपने मज़ामीन के ज़रिए, अपनी पब्लिकेशंस के ज़रिए, अपनी ब्रॉडकास्ट के ज़रिए, अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए दुनिया को बताएंगे कि ये आज़ादी इज़हार का मसला नहीं है। मुसलमानों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है उसका जो एक मकाम है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और अगर आप उनकी ज़ात के हवाले से कोई हर्जा सराई करेंगे तौबा नाउज़ुबिल्लाह, तो उनकी शान में जो कमी है वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई इल्मी बहस है, अगर कोई रिलीजियस सवाल आप उठाना चाहते हैं तो उस हवाले से मुसलमान
उस बहस को वेलकम भी करेंगे और स्कॉलर्स उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो ये चीज़ें सारी जो हैं ये तैयब अर्दगान के दौरे में शामिल हैं। और इसके अलावा जो एक बड़ी जो बात है, टर्की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए एक साथ में उनके डेलीगेशन आ रहा है, जिसमें उनके सरमायाकार हैं टर्की के, जो पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ एवेन्यूज़ हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे और टर्की और पाकिस्तान के दरमियान जो इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी, मज़ीद एवेन्यूज़ खुलेंगे। इसके अलावा डुअल नेशनैलिटी वाला, मैंने आपसे कहा पहले भी, मैं वीडियोज़ में ज़िक्र कर चुका हूँ कि जो लोग पाकिस्तान के टर्की चले गए हैं वहाँ पे उनके पास रेजिडेंस है, शहरियत है, तो वो पाकिस्तान की जो सिटीज़नशिप है उसको भी कायम रख सकेंगे। डुअल आप आने जाने के लिए पासपोर्ट से इस्तेमाल करेंगे और टर्की भी इसको रेसिप्रोकेट करेगा। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि कुछ डेवलपर्स भी इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं कि अगर आप टर्की में उनका प्रोजेक्ट ख़रीदेंगे, उनकी सोसाइटी में घर ख़रीदेंगे, अपार्टमेंट ख़रीदेंगे, तो आपको टर्की का रेजिडेंस भी मिलेगा। तो पाकिस्तान और टर्की एक आज से 30-40 साल पहले आरसीडी होता था, ईरान, पाकिस्तान, टर्की बहुत एक आपस में करीबी ताउन करते थे। अब भी इस बात का इम्कान है, तैयब अर्दगान इस बात की कोशिश कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से इस बात पर बात करेंगे कि वो जो टर्की, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक होती थी शाहरा होती थी, जो कम्युनिकेशन थी, उसको बहाल किया जाए और उसी अंदाज में तरक्की की तरफ बढ़ा जाए। पाकिस्तान CPEC में फॉर्मली टर्की को दावत देगा कि आप आएँ, CPEC में आप शामिल हों, इससे आप भी इस्तिफ़ादा हासिल करें, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है चाइना का, ये सेंट्रल एशियन स्टेट से सब कॉन्टिनेंट और फिर टर्की तक, यूरोप तक ये जो सारी चीज़ें जा रही हैं। चाइना की ऑलरेडी ईरान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तकरीबन $300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है उनकी पेट्रोलियम में और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। तो टर्की भी चाहता है कि चाइना भी चाहता है कि पाकिस्तान टर्की के साथ भी नज़दीक हो, पाकिस्तान ईरान के साथ भी हो, तो और फिर अफ़गानिस्तान में अगर अमन हो तो उसके साथ साथ ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक इसका सिलसिला जाए और एक रीजनल जो इनिशिएटिव है उसमें ताकत आए और ये ख़ित्ता यहाँ की रियलिटीज़ के मुताबिक चले। टर्क प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट से भी खिताब करेंगे, पॉलिटिशियन से मिलेंगे, एक्सचेंज करेंगे और बुनियादी तौर पर ये शुरुआत होंगी जो पाकिस्तान करना चाह रहा है। सऊदी अरब की तरफ पाकिस्तान देखता रहा, अभी भी सऊदी अरब पाकिस्तान का बहुत करीबी अलाई है, लेकिन कश्मीर के मामले पर सऊदी अरब जो वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस है OIC की, उस हवाले से ज़रा थोड़ा पीछे है। तो अब जो महातीर मोहम्मद और यानी जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और तैयब अर्दगान और ईरान के साथ मिलकर जो इनिशिएटिव है एक मुस्लिम ब्लॉक बनाने का, उसकी तरफ पाकिस्तान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि बड़ा सख्त मैसेज दिया IMF को और अमेरिका को, और उसका जवाब भी मैंने आपको बताया। मैं आप उसको मज़ीद तफसील देता हूँ कि उसमें जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने जो पाकिस्तान के इनिशिएटिव हैं, पाकिस्तान के अंदर जिस अंदाज़ में टेरर फाइनेंसिंग को रोकने की बात हुई है और जिस हिम्मत से पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर्स को बिल्कुल सील करके रखा है और कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के अंदर किसी पाकिस्तानी को नहीं जाने दिया गया, और यहाँ पर जैश मोहम्मद हो, जमात उद दावा हो, मजलिस अहरार हो और कितनी तंजीमें हैं, उन सब को कंट्रोल में रखा है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि कोई भी ऐसा वाक़या अगर हुआ मकबूजा कश्मीर में जिसमें हलाकतें हुई या जो दहशतगर्दी हुई और उसके फुटप्रिंट्स अगर पाकिस्तान में मिलेंगे तो उससे जो कश्मीर की आज़ादी की तहरीक है उसको नुकसान पहुँचेगा। इंडियन मीडिया अपनी भरपूर इस वक्त कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा कि रात से सैयद अली गिलानी के हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें गर्दिश करना शुरू हुई कि जी उनका इंतकाल हो गया, और इसका मकसद सिर्फ ये था कि मुसलमानों को इमोशनली डिस्टर्ब किया जाए, कश्मीरियों की जो मूवमेंट है उसको तोड़ा जाए। हालांकि जो मूवमेंट है इस वक्त कश्मीर की वो इंडिजिनस है और इंडिविजुअल्स पर वो डिपेंड नहीं करती। अल्लाह ताला सैयद अली गिलानी को ज़िंदगी दे, हिम्मत दे। अगर खुदा न खास्ता कोई अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा कुछ लिखा है कि उनका वक्त आ गया और वो चले भी जाते हैं, तो भी कश्मीरी जो हैं अपनी आज़ादी के लिए किसी तरह का भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और वो तैयार हैं और अपनी जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। लेकिन ये भारतीय मीडिया ये भी खबरें दे रहा है और जो इंटेलिजेंस चैटर पकड़ा गया है, कोई ऐसा वाक़या हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से पहले 24 तक,
जिसमें जो मुरद इल्ज़ाम पाकिस्तान को ठहराया जाए, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जाए। इसलिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस भी बहुत इस वक्त विजिलेंट है। ISI अपनी आंखें खोली हुई हैं, उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा की खसूसी हदायत हैं कि मुकम्मल तौर पर इस बात का बंदोबस्त किया जाए कि दहशतगर्दी का कोई वाक़या ना होने पाए। तालिबान के साथ भी, क्योंकि एग्रीमेंट बिल्कुल इस वक्त नज़दीक पहुँच रहा है, तो अफ़गानिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की ये बड़ी कोशिश है कि कोई बड़ा उस किस्म का तखरीबी वाक़या ना हो, जैसे पिछली दफ़ा हुआ था जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ये एक मौका फ़राहम किया गया था, एक ऐसा माहौल बनाया गया था कि वो मुज़ाकरात को सस्पेंड करें। तो अब एलिस वेल्स ने जो पाकिस्तान की तारीफ़ की है हाफ़िज़ सईद साहब के मामले पर, ये एक तरह का मैसेज आया है। जो आज हमारी यहाँ पर डिप्लोमेट से बात हुई, उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस बात की कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा, क्योंकि अमेरिका के इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत सारा जो काम वो रुका हुआ था। अब अमेरिका की तरफ से जब ये बात आई है कि अब पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इन ग्रुप्स को कंट्रोल करने के लिए काबिल तारीफ़ इक़दामात कर रहा है, तो वो भारतीय प्रोपेगेंडा जो है वो अब दम तोड़ रहा है और अब वो उस तरीके से वो असरअंदाज नहीं हो सकता उन ममालिक पर। और अब जो फ़र्क है सिर्फ 3 या 4 वोट्स का फ़र्क रह गया। 39 में से पाकिस्तान को 12 वोट्स चाहिए थे, 3 वोट्स और अगर आ जाते हैं जितने अभी तक पाकिस्तान को हमायत हासिल हो चुकी है, तो पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। 16 तारीख से पेरिस में ये गैदरिंग शुरू होगी। जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, ये बड़ा वाइटल सेशन है पाकिस्तान के लिए, और इस बात की बहुत ज़्यादा तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। कोका कोला, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये बातें आना शुरू हुई हैं तो जो बैरूनी जो मल्टीनेशनल्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू किया है। कोका कोला के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके जो डायरेक्टर हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर से मिलके गए हैं। इसके अलावा अभी जब डेवोस में पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर थे, तो जो बहुत बड़ी बड़ी SAP जो बड़ी कंपनी है, इस जर्मन की बड़ी कंपनी है, इसके अलावा YouTube वाले सारे जो बड़ी बड़ी IT कंपनीज़ हैं, वो पाकिस्तान में अपनी लैब्स बनाना चाह रही हैं, ट्रेनिंग देना चाह रही हैं। और मैंने पहले भी बताया कि जो यूथ प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर का, उसमें बहुत बड़ा जो एक हिस्सा है वो उन नौजवानों को दिया जाएगा जो IT फील्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कारोबार करेंगे। तो अच्छे दिनों की आमद है। दुआ कीजिए अल्लाह इस सेंटिमेंट को बरकरार रखे और पाकिस्तान तरक्की कीजिए। मैं अपनी अगली वीडियो के साथ जल्द हाजिर खिदमत हूँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।